हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो साइंस के 1000 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका आज 6वां दिन है, यानी 5 वीडियो आ चुके हैं और 500 प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ। यदि आपने वो 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। 500 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, लगभग आधा जो अपना सफ़र है वो पूरा हो चुका है। आज 6वां वीडियो है और आज 600 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किन पौधों के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं? पहला है वाटर लिली, दूसरा है कैक्टस, तीसरा है साइकस और चौथा है ऑर्किड। तो कैक्टस जो है एक एंजियोस्पर्म और कैक्टेसी कुल से संबंधित है। यह पौधा अपने मोटे फूल, तनों में पानी भरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहता है। तो पूछा गया है कि किन पौधों के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं, तो वह है कैक्टस। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह बी विकल्प में लिखी हुई है, इस समीकरण से दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल के एकीकरण का अर्थ है। पहला है एक पाठ में सभी शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना, दूसरा है एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का चयन करना, तीसरा है एक पाठ में अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण कौशल के एकीकरण का क्या अर्थ है? एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का चयन करना। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है? पहला है प्राप्त करना, दूसरा संगठन, तीसरा मूल्य स्थान और चौथा विश्लेषण। तो भावात्मक पक्ष का नहीं है विश्लेषण। शिक्षण के भावात्मक पक्ष में जो शामिल हैं वह कौन कौन से हैं? प्राप्त करना, जवाब, मूल्यांकन, संगठन और विश्लेषीकरण। विश्लेषीकरण तो विश्लेषण शामिल नहीं है, विश्लेषीकरण शामिल है। तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? पहला है उद्देश्य, दूसरा है प्रणाली, तीसरा पाठ्य वस्तु और चौथा गृह कार्य। तो पाठ योजना में सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। पहला है संभाव्यता, दूसरा वास्तविकता, तीसरा अंतरिम और चौथा अनिश्चय। तो प्रकृति के लिए विज्ञान की क्या मान्यता है? वास्तविकता, रियलिटी। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक छात्र की विशेषता है। पहला है वैचारिक लचीलेपन का अभाव, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा है समस्याओं से अनभिज्ञ और चौथा है बुद्धि का अभाव। तो पूछा गया है कि सृजनात्मक छात्र की विशेषता, तो वह जिज्ञासु होता है, जानने के लिए उत्सुक होता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन है। तो इसमें आपका कहा गया है कि निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है सेल्सियस है, और केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन तो 50 केल्विन ही होगा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सेल्सियस और केल्विन में ताप परिवर्तन हमेशा समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 तार जिनका प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध है। तो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है, यानी 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सबकी वैल्यू रख देंगे जो दी गई है। R1 कितना दिया गया है? 1 ही है, तो अपॉन 1 हो गया। R2 कितना है? 2 है। R3 कितना है? 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 6 आएगा, और ऊपर सॉल्व करने पर आएगा कितना? 11, और R की वैल्यू हो जाएगी 6/11। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी गैस में ध्वनि की चाल v है, गैस के परम ताप T में संबंध है। तो इसमें जो आपका उत्तर होने वाला है वो है आपका बी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। पहला है वायु से जल में, दूसरा है वायु से कांच में, तीसरा है जल से कांच में और चौथा है कांच से जल में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव होता है? जब प्रकाश जो है कांच से जल में चलता है। डी विकल्प उत्तर है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अवलंब से दूर हटती है और एक स्थिति में प्रकाश किरण अवलंब से समकोण पर होती है। इस स्थिति में माध्यम में बना कोण माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है। जब सघन माध्यम में बना कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति संभव होती है। तो डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ये प्रश्न जो है इसके पहले वाली वीडियो में भी आ चुका है और इसको मैंने सॉल्व भी करवाया है। तो इसमें जो आपका उत्तर रहने वाला है वो है आपका डी विकल्प। इस तरीके के प्रश्न मैंने करवाए हैं इसके पहले वाली वीडियो में और उसी वीडियो में इस तरीके के 2 प्रश्न हैं। तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी यदि आप वीडियो लगातार देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध R वाले किसी प्रतिरोधक तार के स्वरों का विभवांतर नियत करने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा अनुकिरमानुपाती होगी। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है सी विकल्प 1/E। तार में उत्पन्न ऊष्मा पूछी गई है, अनुक्रमानुपाती होगी तो H अनुक्रमानुपाती 1/E इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लॉजिक चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये जो चिन्ह दिया गया है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो ये जो है एंड गेट का गणितीय रूप है जो बूलियन व्यंजक कहलाता है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा एंड द्वारक या एंड गेट, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड चिकने क्षैतिज तल पर 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। पिंड पर 10 न्यूटन का एक समान बल उत्तर दिशा में कार्य करता है। 2 सेकंड बाद पिंड का अंतिम वेग होगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। लिखा है कि 2 किलोग्राम का पिंड है और 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है और पिंड पर 10 न्यूटन का एक समान बल उत्तर दिशा में कार्यरत है। तो 2 सेकंड बाद अंतिम वेग पूछा गया है। तो F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है ma। वैल्यू रख देंगे। F की वैल्यू कितनी दी गई है? बल दिया गया है 10 न्यूटन और यहां से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। द्रव्यमान कितना दिया गया है? 2। A की वैल्यू यहां से निकालेंगे। 2 से ये 10 कट जाएंगे 5 बार, यानी A की वैल्यू आई कितनी? 5। अब पूछा गया है कि 2 सेकंड बाद जो है पिंड का अंतिम वेग पूछा गया है। तो v बराबर क्या होता है? a t। a कितना हमने निकाला? 5 निकाला और t कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। तो ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है? और भी कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है? पूर्व दिशा में गतिमान है और पिंड पर 10 न्यूटन का एक समान बल उत्तर दिशा में कार्य कर रहा है। तो परिणामी जो चाल होगी वो क्या होगी? अब आगे देखिए परिणामी चाल क्या होगी। जो परिणामी चाल होगी, एक तो ये हमें वेग दिया गया है प्रारंभिक वेग और एक हमने निकाला है। तो परिणामी चाल क्या हो गई?
दोनों जो वेग थे इस तरीके से उनका वर्ग करके जोड़ देंगे अंडर रूट के अंदर। इसका आएगा 100, इसका भी आएगा 100, यानी कि 10√2। ये आ गई परिणामी चाल। तो इसमें 2 विकल्प तो कट गए। अब हमें दिशा और पता चल जाए तो ये जो उत्तर है वो हमें अपना पता चल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको हटाते हैं। दिशा कैसे निकालेंगे? वेग की दिशा tan थीटा बराबर जो दोनों वेग दिए गए हैं इस तरीके से उनका भाग कर देंगे। एक आया थीटा बराबर 1, थीटा बराबर tan थीटा बराबर 1 यानी थीटा बराबर 45 डिग्री। तो 45 अंश होगा उत्तर की तरफ। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। पहला है लोहा, दूसरा है निकेल, तीसरा है मोलिब्डेनम और चौथा है प्लेटिनम। तो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है आपका निकेल। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देती है? पहला है एथेन, दूसरा एथिलीन, तीसरा एसिटिलीन और चौथा प्रोपेन। तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देती है एसिटिलीन। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या होगी। तो सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? 32। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। तो SO2 का परमाणु भार कितना होगा? 32 + 16 × 2 यानी कि 64 आ जाएगा। और 128 ग्राम में मोल की संख्या कितनी होगी? तो 128 ग्राम में पूछे गए हैं, 64 से भाग दे देंगे तो 2 मोल हो जाएंगे, यानी कि दूसरा विकल्प आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आयरन पेंटाकार्बोनिल में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो चलिए निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? X है। तो Fe की जगह पर हम X रखेंगे प्लस CO जो है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एक उदासीन परमाणु है और इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 होगी। तो X की भी कितनी होगी? 0 होगी। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आयरन पेंटाकार्बोनिल में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो Fe की हम मान लेते हैं X रखेंगे। ये जो CO है एक उदासीन परमाणु है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो 0 रखेंगे और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। X बराबर भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? पहला है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जल की अस्थायी कठोरता के लिए जो यौगिक उत्तरदायी है वह है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न दिया गया है वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है। पहला है उत्क्रमण ताप, दूसरा है बॉयल ताप, तीसरा है क्यूरी ताप और चौथा है केल्विन ताप। तो वह निश्चित तापमान जिस पर लौह पदार्थों के चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है क्यूरी ताप कहलाता है। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 μF है तथा एक 100 वोल्ट के DC स्रोत से चित्र अनुसार जुड़े हैं। बिंदु A तथा B के बीच तुल्य धारिता है। तो तुल्य धारिता पूछी गई है और प्रत्येक की धारिता कितनी है? 10 है।
तो 1/C1 इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 2/10 यानी कि 1/5। इसको काट देंगे तो 1/5 आएगा। तो C1 कितना हो गया? C1 हो गया 5। और C2 कैसे निकालेंगे? इसी तरीके से C2 निकालेंगे तो C2 भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब इसमें तुल्यधारता पूछी गई है तो C बराबर, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, C बराबर C1 प्लस C2 यानी 5 प्लस 5 यानी कि 10 म्यू एफ। तो आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में ना हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है। पहला है बेयर प्रक्रिया, दूसरा है हॉल प्रक्रिया, तीसरा है सरपेक प्रक्रिया और चौथा है होप्स विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। जब इसमें आयरन ऑक्सीकृत रूप में उपस्थित नहीं होता तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा सरपेक प्रक्रिया। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? पहला है ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा एस्टिक अम्ल, तीसरा फार्मिक अम्ल और चौथा मैलिक अम्ल। तो स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बल का मान दिया गया है और एक वस्तु को इतना विस्थापित भी करता है तो किया गया कार्य पूछा गया है। तो किया गया कार्य जो होता है W बराबर F/D होता है, यानी बल गुणा विस्थापन। तो इसमें बल और विस्थापन का गुणा करेंगे तो हमें 7 जूल मिलेगा। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? पहला है टिन डाइऑक्साइड, दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा सिलिका और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड पूछा गया है तो वह है आपका टिन डाइऑक्साइड, पहला विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चींटी के डंक में अम्ल होता है, पहला है एस्कॉर्बिक, दूसरा टार्टरिक, तीसरा लैक्टिक और चौथा फॉर्मिक। तो चींटी के डंक में जो अम्ल होता है वह होता है फॉर्मिक अम्ल, डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल खट्टे फलों में होता है, जैसे नींबू है, संतरा है। टार्टरिक अम्ल जो है ये इमली में होता है और लैक्टिक अम्ल जो है ये पाया जाता है दूध में। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? पहला है पीला, दूसरा सफेद, तीसरा हरा और चौथा नारंगी। तो सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? पहला है आयरन, दूसरा कॉपर, तीसरा सिल्वर और चौथा गोल्ड। तो कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? वह है आपका गोल्ड यानी सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले के भंजक आसवन से क्या प्राप्त नहीं होता? पहला है कोल गैस, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा है अमोनिया में द्रव और चौथा कोल तार। तो कोयले के भंजक आसवन से पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होता है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में एधा का मुख्य कार्य है, पहला है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, दूसरा है टूटे फूटे की मरम्मत करना, तीसरा है जल का स्थानांतरण और चौथा है वाष्पोत्सर्जन में सहायक। तो इसमें पूछा गया है पौधों में एधा का मुख्य कार्य है तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कार्बन का वह स्थायी अपर रूप जिसे अभी हाल ही में खोजा गया है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा बी विकल्प कार्बन 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? बकमिंस्टर फुलरीन कार्बन का स्थायी अपर रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं, पहला है फ्यूनेरिया, दूसरा लाइकेन, तीसरा मार्केंसिया और चौथा रिक्सिया। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा लाइकेन।
शैवाल और कवक की सहजीवी अंतरक्रिया क्या है? लाइकेन, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइकस में परागण होता है, पहला है कीटों द्वारा, दूसरा वायु द्वारा, तीसरा जल द्वारा और चौथा चिड़ियों द्वारा। तो फाइकस में परागण जो है ये होता है कीटों द्वारा। फाइकस यानी कि गूलर जिसे कहते हैं, इनमें परागण कीटों द्वारा होता है। प्रायः हमें गूलर के पुष्प के अंदर छोटे छोटे कीड़े दिखाई भी देते हैं। तो इसमें जो आपका उत्तर है पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गले में खराबी है तो माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? पहला है कर्ण पल्लव पेशियां, दूसरा है कर्ण पल्लव, तीसरा है क्षुद्रांत और चौथा दांत। तो मनुष्य में अवशेषी अंग कौन से हैं? कर्ण पल्लव पेशियां, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता? पहला है पसलियां, दूसरा है उदर पेशियां, तीसरा डायफ्राम और चौथा लैरिंक्स। तो कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता? लैरिंक्स, डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? पहला है लाल रक्त कणिका, दूसरा प्लेटलेट्स, तीसरा है मोनोसाइट्स और चौथा है लिम्फोसाइट्स। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा बी विकल्प प्लेटलेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम है? पहला है मलेरिया, दूसरा पेचिस, तीसरा टाइफाइड और चौथा पीलिया। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग कौन सा है? तो वह है आपका पेचिस, बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ, ये भी याद रखिए। टाइफाइड बैक्टीरिया से, पीलिया वायरस से, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? पहला है सीक्रेट्रीन, दूसरा है प्रोलैक्टिन, तीसरा है एमाइलेज और चौथा है पैथोजन। तो बीमारी फैलाने वाले एजेंट को कहते हैं पैथोजन। प्रोलैक्टिन और सीक्रेट्रीन ये हार्मोन्स हैं और एमाइलेज जो है एंजाइम है। तो डी विकल्प बचता है, यही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं, पहला है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा है अपघटक। तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है? पहला है टेरेरियम में, दूसरा वाइवेरियम में, तीसरा एक्वेरियम में और चौथा है विवेरियम में। तो जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है टेरेरियम में, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। वाइवेरियम जो है वायुमंडलीय जंतुओं हेतु है, एक्वेरियम जलीय जंतुओं के लिए है और विवेरियम जो है स्थलीय के लिए है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है? तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है। पहला है बधिर बच्चों के लिए माइक्रोफोन से पढ़ाना, दूसरा है प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना, तीसरा है बेहतर समझ के लिए पाठ को सूक्ष्म हिस्सों में बांटते हुए पढ़ाना और चौथा है विद्यार्थियों के द्वारा सूक्ष्म प्रबंधन। तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षु अध्यापकों द्वारा ली गई कक्षाओं का विश्लेषण व उन्हें प्रतिपुष्टि देना। प्रशिक्षु यानी कि जो ट्रेनी होते हैं, जो ट्रेनी टीचर्स होते हैं, उनकी बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो, पहला है विद्यार्थियों की कमियों को नजरअंदाज करे, दूसरा है विद्यार्थियों में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करता है, तीसरा है कक्षा में अति नियंत्रित व्यवहार करता है और चौथा है विद्यार्थियों को उनकी त्रुटियों को सुधारने हेतु दंड देता है। तो एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करता है, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शिक्षण करते समय सजीव वस्तुओं पर कई पहलुओं से दृष्टिपात कर सकते हैं। एक पहलू आणविक स्तर भी है, यह जीवन के वर्णन का आधार होगा। पहला है न्यूटन का नियम, दूसरा है ग्रहों की गति की भौतिक अभिव्यक्ति, तीसरा है पदार्थ ऊर्जा अंतरक्रिया और चौथा है ग्रहों का वेग संबंध। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह सी विकल्प होगा, पदार्थ ऊर्जा अंतरक्रिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामान्यतः ताप एवं दाब पर ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। अगर दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो यदि दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्वनि की चाल जितनी है उतनी ही रहेगी। बी विकल्प उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दाब परिवर्तन से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं, पहला है उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, दूसरा है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के निकट काटती हैं, तीसरा है एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, और चौथा है चुंबक की स्थिति के अनुसार एक दूसरे को काटती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद कर लेना है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी? पहला है बैंगनी, दूसरा पीला, तीसरा लाल और चौथा नीला। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, तो इसी कारण किसी लेंस के लिए इसकी फोकस दूरी अधिकतम होगी, जबकि बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह सबसे कम होती है। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा, लाल रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का लंबवत बल लगता है तो तल पर दाब होगा। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे में क्षेत्रफल। हमारे पास क्षेत्रफल भी है, बल भी है, लेकिन क्षेत्रफल हमारा वर्ग सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में बनाना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। तो 10 वर्ग सेंटीमीटर है, इसे बनाएंगे मीटर में, तो क्या करेंगे? इतने से भाग देना पड़ेगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 की पावर -3, ये हो गया क्षेत्रफल। अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्षेत्रफल का जो मात्रक है उसे बदला है, ये क्षेत्रफल हो गया। दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। तो बल कितना है? 100 न्यूटन का। क्षेत्रफल कितना निकाला है? 10 की पावर -3। ये -3 ऊपर जाएंगे और ये 10 की पावर 2, 100 को कितना लिख सकते हैं? 10 की पावर 2, यानी कि 10 की पावर 5 हो गया। अब इसमें देखते हैं उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह पहला विकल्प ही है, 1 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि हो तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो उसके संवेग में कितनी वृद्धि होगी ये पूछा गया है। तो गतिज ऊर्जा में जितनी वृद्धि हो रही है उसमें हाफ से गुणा कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, यानी पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा में सृजनशील छात्रों की पहचान कैसे करेंगे? पहला है उन्हें गणितीय प्रश्न करवाकर, दूसरा है उन्हें एक किताब के पैराग्राफ को पढ़ने को कहकर, दूसरा है उन्हें किसी वस्तु के नए उपयोग करने को कहकर, और चौथा है उन्हें एक बड़ा रासायनिक सूत्र याद करने को कहकर। तो याद करने वाला उत्तर नहीं होता, पहले ही काट दीजिए, 3 बचे हैं। अब इसमें जो आपका सबसे उचित है वह है सी, उन्हें किसी वस्तु के नए उपयोग। अगला प्रश्न है SO2 का जलीय विलयन है। पहला है अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन और चौथा है उभयधर्मी। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है? पहला है राइबोसोम, दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है लाइसोसोम। तो केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी सेल का, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होगा? पहला है रिकेट्स, दूसरा पेलाग्रा, तीसरा स्कर्वी और चौथा बेरी। तो जो एस्कॉर्बिक अम्ल वाला आहार लेते हैं उन्हें स्कर्वी रोग नहीं होगा। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग है? तो ये प्रश्न भी आ चुका है, कड़ पल्लव पेशियां। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जिनका कम प्रयोग होता है तथा उन अंगों की समय अनुसार वृद्धि रुक जाती है।
तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है? पहला है एकाइनोडर्मेटा, दूसरा है एनीलिडा, तीसरा है आर्थ्रोपोडा और चौथा है प्लेटी हेलमिंथीज। तो इसमें जो आपका उत्तर होने वाला है वह है आपका डी विकल्प, प्लेटी हेलमिंथीज। इस संघ के जंतुओं में गुहा का अभाव होता है क्योंकि ये आंत परजीवी कृमि होते हैं जिन्हें पचा पचाया भोजन प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? पहला है हेपेरिन, दूसरा है केराटिन, तीसरा है फाइब्रोइन और चौथा है एल्बुमिन। तो कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो हेपेरिन प्रोटीन नहीं है, पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्तनियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंट्रम होता है? पहला है उभयगर्ती, दूसरा है विषमगर्ती, तीसरा है अग्रगर्ती, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ ता होगा, और चौथा है उभयपट्टी। तो स्तनियों में उभयपट्टी पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। स्तनियों के कशेरुक में उभयपट्टित सेंट्रम पाया जाता है, डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? पहला है जल अवशोषण, दूसरा है पर्वों का लंबन, तीसरा है खनिज लवणों का अवशोषण और चौथा है पर्ण फलक का विस्तार। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है? पर्ण फलक का विस्तार, डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। पहला है नाइट्रेट रिडक्टेज, दूसरा है नाइट्राइट रिडक्टेज, तीसरा है नाइट्रोजनेज और चौथा है ये सभी। तो फलीदार पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन नोड्स होते हैं। इस नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेज एवं नाइट्रोजनेन, ये सभी उत्तरदायी होते हैं। तो डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संवहन ऊतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्गीकृत करेंगे? यानी पुष्प और बीज नहीं है तो टेरिडोफाइटा में, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पुष्प और बीज रहित भी पौधे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। पहला है सदैव वास्तविक, दूसरा है सदैव आभासी, तीसरा है सदैव उल्टा और चौथा है सदैव वस्तु से बड़ा। तो अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है सदैव आभासी होता है और छोटा होता है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, दिए गए परपथ में सेल से प्रवाहित धारा आई है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। तो इसमें हमें आई का मान बताना है। ये चित्र भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर V बराबर IR फॉर्मूला लगाएंगे और I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? V/R। V की जगह पर हम V का मान रख देंगे 6 वोल्ट, R की जगह पर R का मान रख देंगे 3 से 6 2 बार कट जाएगा, धारा हो गई 2 एम्पियर, सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण का मान हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान है चौथाई हो जाएगा, 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दशमलव संख्या 37 का बाइनरी संख्या पद्धति में मान होगा। तो चलिए देख लेते हैं। हमें 2 से भाग देना होता है। पहले हम भाग देंगे और हमें काम है शेषफल से। भाग देंगे 18 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा? 1। 18 में देंगे भाग, 9 बार जाएगा, शेष बचेगा 0। 9 में देंगे भाग, 4 बार जाएगा, शेष बचेगा 1। फिर 4 में देंगे, 2 बार जाएगा, शेष बचेगा 0। फिर 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, शेष बचेगा 0। फिर 1 में देंगे, यहाँ देख लीजिएगा, भागफल होगा 0, शेष बचेगा 1।
हमें काम है शेषफल से और उसको उल्टा लिखना है नीचे से। तो हमें कितना मिला है शेषफल? 1 0 0, यहाँ देख लीजिए, फिर 1 फिर 0 1, यानी कि पहला विकल्प आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वेक्टर ए का परिमाण 10 सेंटीमीटर दिशा उत्तर है तो वेक्टर 2a का परिमाण और दिशा होगी। तो 2a का जो परिमाण है वो तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और वेक्टर ए का परिमाण 10 सेंटीमीटर है और दिशा उत्तर है। तो वेक्टर 2a का जो परिमाण है 20 सेंटीमीटर हो गया और दिशा हो जाएगी उसके विपरीत यानी दक्षिण में। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा डी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आवेशित कण Q नियत वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर गतिमान है। कण पर लगने वाला बल का मान है। तो शून्य होगा कण पर लगने वाला बल। चलिए जल्दी जल्दी से प्रश्न देख लेते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध है। तो इनमें जो संबंध होता है 1:2:3 का, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। तो इसका जो पीएच मान है वह संभवतः होगा 10। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। CIF3 में कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त होता है? इसका नाम क्या है? क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। तो इसमें कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त होगा? तो इसमें आपका जो उत्तर है वह होगा sp3d। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मार्स गैस है, पहला है मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन और चौथा ब्यूटेन। तो मार्स गैस को मेथेन के रूप में भी जाना जाता है, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंग लगना एक प्रक्रिया है, पहला है अपचयन, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा है अपचयोपचय और चौथा है विस्थापन। तो जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है, पहला है सरल आसवन द्वारा, दूसरा है प्रवाजी आसवन, तीसरा भाप आसवन और चौथा है निर्वात आसवन। तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है, बी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है? पहला है पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तनु विलयन, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय सांद्र विलयन, तीसरा है पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय विलयन और चौथा है पोटेशियम परमैंगनेट का उदासीन विलयन। तो कौन सा बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है? तो वह है पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तनु विलयन, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं? तो जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों और पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है तो उसे एपीडायास्कोप कहते हैं, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है? पहला है प्रदर्शन, दूसरा अवलोकन, तीसरा ह्यूरिस्टिक और चौथा व्याख्यान। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी क्रिया आधारित नहीं है, तो वह है व्याख्यान विधि, डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं, पहला है परीक्षण, दूसरा है परीक्षा, तीसरा मूल्यांकन और चौथा परिणाम। तो किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए परीक्षण ही किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है समस्या समाधान विधि, दूसरा संग्रह, तीसरा ह्यूरिस्टिक और चौथा वर्गीकरण। तो अन्वेषण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरसों का पुष्प पढ़ाते हुए निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? पहला है अवलोकन, दूसरा व्याख्यान, तीसरा क्षेत्र भ्रमण और चौथा चर्चा पद्धति। तो सरसों का पुष्प पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है क्षेत्र भ्रमण, सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, पहला है चुंबकीय ध्रुवों पर, दूसरा भौगोलिक ध्रुवों पर, तीसरा है प्रत्येक स्थान पर, पहला है चुंबकीय, आखिरी है जो डी विकल्प चुंबकीय निरक्ष पर। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है डी विकल्प चुंबकीय निरक्ष पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटास यानी फिटकरी का सूत्र है, तो पोटास यानी फिटकरी का सूत्र बताना है। तो इसमें जो आप सी विकल्प देख रहे हैं, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। तो सी विकल्प इसमें आपका
उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांझपन रोधी विटामिन है। पहला है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन ई, तीसरा विटामिन ए और चौथा विटामिन के। तो बांझपन रोधी विटामिन पूछा गया है, तो वह है आपका विटामिन ई। यह विटामिन प्रजनन क्षमता के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड से प्रयोक्ता, पहला है ढांचों को सरल कर सकते हैं, दूसरा है समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, तीसरा है जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं और चौथा है गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। तो पासवर्ड से क्या होता है, गोपनीयता बनी रहती है। डी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। पहला है यूट्रिकुलेरिया, दूसरा है डायोनिया, तीसरा ड्रोसेरा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है, यूट्रिकुलेरिया। और ड्रोसेरा और डायोनिया ये भी कीटभक्षी है, लेकिन ये जलीय नहीं है, ये भी याद रखिए। इसमें पूछा गया है जो जलीय भी हो और कीटभक्षी भी हो, तो पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि। तो बहुत अधिक यौगिक क्यों है, क्योंकि इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो वह है आपका बेवर। बेवर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है तो किसका है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, तो हाइड्रोजन गैस में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन है, पहला है निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण, दूसरा है डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, तीसरा है उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्केलाइन धातुओं के लवण और चौथा है उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण। तो साबुन जो है ये उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण हैं। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा बी विकल्प, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, तो इसमें जो आपका उत्तर है केवल चक्रण गति और केवल कक्षीय गति, यानी ए और बी दोनों। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है, तो इनके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होगी, तो इनके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होगी ये पूछा जा रहा है। तो रक्त समूह ए होता है, इसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी, और रक्त समूह बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। रक्त समूह ए बी में एंटीजन ए और बी होते हैं और एंटीबॉडी नहीं होता, और रक्त समूह ओ में एंटीजन नहीं होता है और एंटीबॉडी ए और बी होते हैं। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, इसमें पूछा गया है कि ए और बी एंटीजन हैं तो कौन से एंटीबॉडीज होंगे, तो एंटीबॉडीज नहीं होंगे। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा, कोई एंटीबॉडी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु हैं, तो किसमें अधिकतम अणु हैं ये पूछा जा रहा है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी। इस तरीके का एक प्रश्न आया था जो मैंने कल आपको सॉल्व करके बताया था, उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। अगला प्रश्न है 1.5 ओम, दूसरा है 0.05 ओम और 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सबको जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ देंगे तो 1.80 ओम, यानी कि पहला विकल्प इसमें उत्तर है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तीनों को जोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है, पहला है फुफ्फुस मछली, दूसरा है रजत मछली, तीसरा है बिल्ली मछली और चौथा है कुत्ता मछली। तो रजत मीन एक कीट है, यह आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है, शेष सभी मछलियां हैं। तो इसमें जो बी विकल्प है रजत मछली, यही हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है, पहला है मैग्नीशियम, दूसरा कॉपर, तीसरा जिंक और चौथा आयरन। तो कैलेमाइन जो है किस धातु का अयस्क है, तो ये है जिंक का। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसमें पराभ पर्व होता है,
पहला है पार्किंसोनिया, दूसरा है अकेसिया, तीसरा है ओपेनसिया और चौथा है एस्पेरेगस। तो किस में पर्डाव पर्व होता है? तो एस्पेरेगस में। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। पर्डाव पर्व तने का रूपांतरण है जो एस्पेगेरस यानी कि सतावर जो आप जानते हैं उसमें पाया जाता है। यह रूपांतरण वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग में बनता है? पहला है संयोजी, दूसरा पेशी, तीसरा तंत्रिका ऊतक और चौथा है एपिथीलियम ऊतक। तो कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है? तो वह है आपका संयोजी ऊतक। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? पहला है पेट्रोलियम, दूसरा मिट्टी का तेल, तीसरा दूध और चौथा ग्लूकोज। तो कौन सा यौगिक है? तो वह है आपका ग्लूकोज। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 प्रश्न और हैं। न्यूनतम संभव ताप है? तो न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एपिथीलियम ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से जुड़ी होती हैं, मानो पास पास सटे हुए टाइल्स लगे हों, पाया जाता है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह होगा आमाशय का भीतरी स्तर। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न, इनमें से कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं है? पहला है फेन प्लवन विधि, दूसरा है चुंबकीय विधि, तीसरा निस्तापन और चौथा है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो वो सांद्रण की विधि जो नहीं है वह है आपकी निस्तापन। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। तो आज 600 प्रश्न पूरे होते हैं। कुल 400 प्रश्न और बचे हुए हैं जो 4 वीडियो में मैं करा दूंगी। तो 1000 प्रश्नों का मेरा प्रॉमिस पूरा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।